नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। कल एक ट्वीट किया ट्रंप ने, जो वहां के हिसाब से सुबह 4 बजे किया गया था, और इस ट्वीट में अपनी एक एआई तस्वीर लगाई जिसमें वो हाथ में मशीन गन वगैरह लिया हुआ है। और कुल मिलाजुलाकर इस ट्वीट का मतलब ये है कि अब और ज्यादा नाइस गाई, अच्छा बच्चा बनके मैं आपके सामने नहीं आऊंगा। अगर ईरान नहीं मानेगा, अगर ईरान इस समझौते में न्यूक्लियर वाले मामले को नहीं शामिल करेगा, तो हम फिर से हमला कर सकते हैं। ये कुल मिला जुला के ट्रंप की धमकी थी। और जब ट्रंप का मैं ये ट्वीट पढ़ रहा था, ट्रूथ सोशल पर जो करता है वहां से ट्विटर पर आता है, वो जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे याद आया कि न्यू रिपब्लिक ने एक आर्टिकल छापा था। न्यू रिपब्लिक अमेरिका की ही वेबसाइट है, और उसने जो आर्टिकल छापा था, उस आर्टिकल का शीर्षक था, उन्वान था, नो वन आउटसाइड यूएस फियर्स ट्रंप एनी मोर। यानी अमेरिका के बाहर अब ट्रंप से कोई बिल्कुल नहीं डरता है। अब नहीं डरता, पहले डरता होगा, अब ट्रंप से कोई अमेरिका के बाहर नहीं डरता, क्योंकि ईरान ने ऐसी औकात दिखाई है, ऐसे घुटनों पर लाया है ट्रंप को कि सब जानते हैं कि ट्रंप बकवास करता रहता है, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। कुल मिला जुलाकर मामला बस इतना है कि अब ईरान तैयार था, जिनेवा में ईरान तैयार बैठा था न्यूक्लियर पर भी बात करने को, न्यूक्लियर पर भी समझौता करने को। लेकिन अब ईरान का कहना है कि जब तक तुम नाकाबंदी नहीं हटाओगे, हम स्ट्रेट ऑफ होर्मुज नहीं खोलेंगे। पहले राउंड में सिर्फ और सिर्फ इतना होगा कि तुम नाकाबंदी हटाओ, हम स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोल दें, और उसके बाद आगे बात होगी, थर्ड राउंड में जाकर बात होगी न्यूक्लियर की, कि हम अपना एनरिच यूरेनियम क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। रहा सवाल एटॉमिक बम बनाने का, तो आप जानते हैं एनपीटी पर भी सिग्नेचर कर चुका है। इसके अलावा ओबामा के साथ जो जेसीपीओसीए समझौता हुआ था, उस पर कर चुका है। ईरान हमेशा से कहता है कि उसको न्यूक्लियर पावर नहीं बनना है, न्यूक्लियर बम नहीं बनाना है। तो जैसा मैंने आपसे एक बार कहा था कि अमेरिका उस स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खुलवाने के लिए लड़ रहा है जो पहले खुली हुई थी, और उस एटॉमिक बम को बनने से रोकने के लिए लड़ रहा है जो ईरान को कभी बनाना ही नहीं था। खैर, तो ट्रंप की धमकियां जो हैं वो लगातार आती रही हैं। नाइस गाई वो कभी नहीं रहा है, भयानक बदतमीजी करता रहा है। कभी उसने कहा पूरी सभ्यता को खत्म कर देंगे, कभी कहा ये कर देंगे, कभी कहा वो कर देंगे। ईरान ने ना उसका असर तब लिया और ना ही उसका असर अब लेने वाला है। लेकिन कल एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है जिसको समझना बहुत जरूरी है। पुतिन का फोन गया है ट्रंप के पास, यानी पुतिन और ट्रंप में बातचीत हुई है। आप जानते हैं ईरान के विदेश मंत्री सैयद अराक्ची गए हुए थे मास्को, और उसके बाद मास्को ने साफ साफ कहा कि हम ईरान के साथ खड़े हैं। अब यह फोन पर बातचीत हुई है ट्रंप और पुतिन के साथ, और कहा जा रहा है थोड़ी बहुत बातचीत नहीं हुई है, 1.5 घंटे बातचीत हुई है, 90 मिनट्स बातचीत हुई है। जाहिर है दुआ सलाम के लिए यह फोन नहीं किया गया था, यह फोन उससे आगे की चीज थी। ट्रंप ने कहा कि यह बातचीत बड़ी अच्छी थी, और हमने पुतिन को कहा कि वो थोड़ा सा सीज फायर कर लें। लेकिन असल बात यह है, जो बाद में ट्रंप कहता है कि पुतिन ने ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम के मुद्दे पर मदद करने की बात की। अब यह सब अगर आप मिला लीजिए, अगर यह सब मिला लीजिए, तो जो बातचीत हुई है वो बहुत साफ नजर आ रही है। और बातचीत यह नजर आ रही है कि पुतिन ने बहुत साफ साफ कहा है कि ईरान के ऊपर मिस एडवेंचर करने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने ईरान पर हमला किया तो बुरा हाल होगा, ईरान पर हमले की सोचना भी मत। नंबर 1। नंबर 2, यूरेनियम एनरिचमेंट की वही बात हुई होगी जो मैं पहले आपसे बता चुका हूं, मुझे ऐसा लगता है। जब अराक्ची गए हुए थे मास्को, तो मैंने आपसे कहा था कि एक वजह यह हो सकती है कि अराक्ची ये कहें कि एनरिच्ड यूरेनियम हम अमेरिका को तो किसी हाल में नहीं देंगे, अमेरिका के किसी दोस्त को भी किसी हाल में नहीं देंगे, लेकिन रशिया में हम एनरिच्ड यूरेनियम पहुंचा सकते हैं। इसकी वजह सोचिए आप। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील, अगर आप लगातार चैनल देख रहे हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर हमारी ताकत बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो क्यूआर कोड दिख रहा है उसको स्कैन करके, या फिर पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए हुए हैं उनको फॉलो करके हमारा चैनल ज्वाइन कर लीजिए, हमारी टीसीएच फैमिली का मेंबर बन जाइए। हर मेंबर हमें बड़ी ताकत देता है। एक तो रशिया के साथ जो उसका रूट है, कैस्पियन सागर का रूट जो है, वो ऐसा है जहां अमेरिका का कोई खतरा नहीं है, यानी वहां से बड़े आराम से एनरिच यूरेनियम पहुंचाया जा सकता है रशिया, और रशिया से जरूरत पड़ने पर वापस भी आ सकता है कैस्पियन सी के थ्रू। तो ईरान इस बात पर तैयार हो सकता है आज
30 तारीख है और शायद 26 या 27 तारीख के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ईरान इस बात के लिए तैयार हो सकता है कि थोड़े वक्फे के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए रशिया के पास रखवा दिया जाए एनरिच्ड यूरेनियम, और रशिया के साथ यह समझौता हो कि इतने दिनों बाद रशिया वो एनरिच्ड यूरेनियम जो है वो वापस कर देगा ईरान को। तो पुतिन ने, मुझे लगता है, अमेरिका को यह प्रस्ताव दिया है कि ईरान हमारे पास एनरिच्ड यूरेनियम पहुंचाने के लिए तैयार है, तुम ईरान पर हमला करोगे तो बहुत बुरा हाल होगा, यह समझौता कर लो, एनरिच्ड यूरेनियम हमारे पास आ जाएगा, हम उसको सेफली रखेंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा, तुम अपनी नाकाबंदी बंद कर दो। यह मोटी मोटी बात मुझे लगती है ईरान के मुतल्लिक हुई होगी जब ट्रंप और पुतिन ने आपस में 90 मिनट, 1.5 घंटे फोन पर बात की है। जाहिर तौर पर यूक्रेन का मसला भी आया होगा, लेकिन यूक्रेन के मसले पर पुतिन ट्रंप की बहुत कुछ सुनने को तैयार नहीं है। ट्रंप ने कुछ छोटी मोटी चीजें कही होंगी और हो सकता है पुतिन ने उसके लिए हल्का फुल्का हां कह दिया हो। इसके बाद एक और फोन कॉल होना है। दरअसल नेतन्याहू जाने वाला था अमेरिका, लेकिन वो अमेरिका नहीं जा रहा है और अब ट्रंप और नेतन्याहू की फोन पर बात होगी। यानी आज 30 तारीख को नेतन्याहू ट्रंप को फोन करेगा। जाहिर है पुतिन ने यह कहा कि जंग मत करो, तो नेतन्याहू कहेगा कि जंग को फिर से शुरू करो। दरअसल ये तो अब सब मान चुके हैं, स्टेट डिपार्टमेंट लिख चुका है, ट्रंप खुद कह चुका है, पीट हेग्सेथ कह चुका है, मार्क रूबियो कह चुका है कि यह जंग केवल और केवल नेतन्याहू के कहने पर और इजराइल के कहने पर शुरू हुई। मैं आपको बता चुका हूं, कई बार दोहराने की जरूरत नहीं है कि नेतन्याहू ने ये इन लोगों से कहा था कि 48 घंटे में सरकार को बदल दिया जाएगा, सरकार को पलट दिया जाएगा, ईरान के अंदर बवाल खड़ा हो जाएगा और रिजीम पलट जाएगी और बस इतना ही जंग लड़नी है। और इतनी ही तैयारी करके अमेरिका गया था, इसलिए जंग जब लंबी खींचने लगी तो अमेरिका के पास कोई प्लानिंग नजर नहीं आ रही थी और अब भी कोई प्लानिंग नजर नहीं आ रही है। तो यह बिल्कुल मुमकिन है। मुमकिन क्या है? यही होना है कि नेतन्याहू एक बार फिर से ट्रंप को भड़काएगा कि क्या नई तैयारियां हो गई हैं और कैसे ईरान को हराया जा सकता है और ईरान के ऊपर हमला करने की बात करेगा। इसी बीच एक्जियास ने एक रिपोर्ट की। अब एक्जियास की जब भी रिपोर्ट हो तो जिसको कहते हैं पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ आप लीजिए, यानी थोड़ा शक के साथ उसको आप देखिए। वो दरअसल अमेरिका का ही आप कह सकते हैं कि एक हैंडल है जो ट्रंप सीधे नहीं कहना चाहता, व्हाइट हाउस सीधे नहीं कहना चाहता, वो एक्जियास के थ्रू आता है। तो एक्जियास ये कह रहा है कि अमेरिका में पेंटागन की एक मीटिंग होनी है ट्रंप के साथ, जिसमें पेंटागन एक प्लान पेश करेगा कि कैसे थोड़ा सा हमला करके 2 दिन 4 दिन का एक शार्ट हमला करके, बमबारी करके, और फिर हम ये कह सकते हैं कि हमने ईरान को जीत लिया। अब देखिए, एक्जियास कह रहा है, उसको दुनिया भर कोट कर रही है, लेकिन हमारी भी अपनी समझ होनी चाहिए और वो समझ ये है कि छोटा मोटा हमला अब नहीं पॉसिबल है। अगर ईरान पर यह हमला करेंगे, अगर ईरान की सरजमीन पर पैर रखने की यह कोशिश करेंगे, तो ईरान पूरी ताकत के साथ रिटेलिएट करेगा और तब तक रिटेलिएट करता रहेगा जब तक इनको बाहर नहीं कर देगा। ऐसा नहीं होगा 12 रोजा जंग की तरह कि आप 4 बम गिराएंगे, ईरान 2 बम गिराएगा और जंग खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा। अब अगर आप हमला करेंगे तो जंग फैसला कुन होगी। अब अगर आप हमला करेंगे तो जंग लंबी चलेगी। आप ईरान के ऊपर हमला करेंगे, जमीन के रास्ते ईरान के अंदर घुसने की कोशिश करेंगे, ईरान सीधा सीधा हमला करेगा। वो बता चुका है इस बात को। सबसे पहले अरब कंट्रीज में जो अमेरिकन बेसेस हैं उनके ऊपर हमला करेगा, ऑयल एंड गैस फैसिलिटीज के ऊपर हमला करेगा और साथ में इजराइल की ऑयल गैस फैसिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जबरदस्त हमला करेगा। यह हमला अमेरिका के कहने पर रुकेगा नहीं और इस हमले के बाद अगर अमेरिका ऐसा हमला करता है तो मैं कई बार कह चुका हूं कि जंग 2-4 दिन में खत्म नहीं होगी, क्योंकि ईरान उसके बाद समझौते के टेबल पर नहीं आएगा। 2 बार समझौते के टेबल पर गया, 2 बार आप उस पर हमला कर चुके हैं, तीसरी बार समझौते के टेबल पर है वो, और ऐसे में अगर आप हमला करते हैं तो ईरान समझौते के टेबल पर नहीं जाएगा। तो पेंटागन ने यह प्लान बनाया हो या एक्जियास के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ धमकी दी गई हो, दोनों हालात में यह बेकार की बात है कि आप 4 दिन का कोई हमला करेंगे और जंग जीतने का ऐलान कर देंगे और ईरान खामोश रहेगा। ऐसा नहीं होगा। इस बात को बहुत कायदे से समझ लेना चाहिए। दरअसल कुछ दिन पहले इजराइल के जो आर्मी चीफ है उन्होंने कहा था कि दिस ईयर इज गोइंग टू बी अ ईयर ऑफ वार, यानी ये वर्ष जो है, ये साल जो है, ये जंग का साल होने वाला है। पूरे साल जंग चलती रहेगी
और आप देखिए, इजराइल जंग के बिना जिंदा नहीं रह सकता है, ये तो हम लगातार देख ही रहे हैं। इजिप्ट ने अभी एक मिलिट्री एक्सरसाइज की और ये मिलिट्री एक्सरसाइज विथ फायर की, यानी कि रियल फायरिंग की गई, रियल सारा कुछ हुआ। और ये सब जाहिर तौर पे अगर इजिप्ट इजराइल के बॉर्डर पर है तो बॉर्डर पर ही होगा। तो इजिप्ट ने यह पूरी मिलिट्री एक्सरसाइज की है और इजिप्ट की इस मिलिट्री एक्सरसाइज के बाद इजराइल के अंदर लोग सवाल उठा रहे हैं कि इजिप्ट अपनी आर्मी की ताकत क्यों दिखा रहा है। इजिप्ट जानता है कि इजराइल पागल होकर किसी के ऊपर हमला कर सकता है। इजिप्ट इजराइल से लड़ाई नहीं लड़ना चाहता। इजिप्ट ने इजराइल के साथ बाकायदा समझौता किया हुआ है, लेकिन इजराइल चाहता है कि टर्की हो, इजिप्ट हो, चाहे कोई भी कंट्री हो, इनके पास हथियार ही ना हो, ये लड़े ही ना, ये वॉर रेडी रहे ही नहीं और हम जब जहां चाहें वहां हमला करके कुछ इलाके कब्जा कर लें। इजिप्ट इस समय लगातार टर्की और पाकिस्तान के टच में है, मीटिंग्स चल रही हैं, पाकिस्तान के साथ ये एक्सरसाइज हुई है और इजिप्ट भी इस जंग के लिए तैयार है। टर्की से लगातार मैं आपको बता ही चुका हूं कि टर्की ने इजराइल के साथ बहुत खूबसूरत रिश्ते बना के रखे लंबे समय तक, लेकिन अब वो रिश्ते टूटते हुए नजर आ रहे हैं और टर्की भी कई बार यह धमकी दे चुका है कि अगर इजराइल कोई मिस एडवेंचर करेगा तो हम जबरदस्त जवाब देंगे। हिजबुल्लाह, वहां लगातार लड़ाई चल रही है, आसमान से ये बम गिरा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जमीन पर 4 कदम बढ़ना इनके लिए मुश्किल हो रहा है। इनके बड़े बड़े टैंक जो हैं वो हिजबुल्लाह के जो ड्रोन्स हैं उनके सामने बेकार साबित हो रहे हैं। कई ऐसे वीडियो आए हैं, एक वीडियो तो आया था जिसमें इजराइल के सैनिक घायल हुए थे और उनको उठाने के लिए हेलीकॉप्टर आया था और हेलीकॉप्टर के ऊपर ड्रोन से अटैक किया हिजबुल्लाह ने। कहा जा रहा है कि इस समय ये फाइबर ऑप्टिक ड्रोन्स यूज कर रहे हैं जिनको इंटरसेप्ट कर पाना इम्पॉसिबल है। सवाल ये उठ रहा है कि हिजबुल्लाह के पास इतने एडवांस फाइबर ऑप्टिक ड्रोन कहां से आए। कहा यह जा रहा है कि शायद रशिया या चाइना से थ्रू सीरिया इनके पास पहुंचाए जा रहे हैं फाइबर ऑप्टिक ड्रोन्स। तो हिजबुल्लाह से उसको लड़ना है, उसको टर्की से मौका मिले तो उससे भी लड़ लेना है। गजा में तो लगातार तमाशा चल ही रहा है, उसको इजिप्ट से भी लड़ना पड़ सकता है, वो किसी से भी लड़ सकता है। और जिस तरह से यूएई ओपेक से बाहर हुआ है, यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या सऊदी अरबिया भी इन लोगों के प्लान में शामिल है। यह एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब बाद में मिलेगा। शामिल है होने का मतलब यह कि क्या सऊदी अरबिया पर भी यह अटैक करना चाहते हैं, उसकी भी जमीन कब्जा करना चाहते हैं, यह आगे देखने को मिलेगा। वैसे सऊदी अरबिया काफी बड़ा मुल्क है, उसके पास ताकत भी काफी है, तो अगर यूएई और इजराइल इस तरह का कोई मिस एडवेंचर करते हैं तो वो आसान नहीं होगा और अमेरिका के लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किलात पैदा होंगी। तो पूरा माहौल मिडिल ईस्ट का अभी गरमाया हुआ है, पहले ही की तरह गरमाया हुआ है। ईरान वॉर रेडी है। ईरान बार बार यह कह रहा है कि अगर हमला होगा तो हम पलट के हमला करेंगे और बहुत जबरदस्त हमला करेंगे। ऐसे में ट्रंप का जो कल रात का बयान है उसको कितना सीरियसली लिया जाए या फिर उसके पागलपन का ही एग्जाम्पल माना जाए, ये देखना होगा। अगर अमेरिका इस समय हमला करने की सोचता है तो आप समझिए कि हालात लगातार बिगड़ते जाएंगे। पहले ही जो क्रूड ऑयल की प्राइस है वो बढ़ना शुरू हो चुकी है, 100 से बढ़ के 120 तक गई है और मोहम्मद बागेर कालिबाफ जो वहां के स्पीकर हैं सदन के, उनका कहना है कि ये 140 तक जा सकती है। अब देखिए, जब ऑयल प्राइसेस लगातार बढ़ रही हैं तो इंडियन के नाते, एक हिंदुस्तानी होने के नाते मैं सोचता हूं कि हमारे लिए आगे कितनी मुश्किल आ सकती है। और ऐसे में मुझे सुबह सुबह आज दिखाई दिया सुहासिनी हैदर जो इंटरनेशनल जर्नलिस्ट हैं, इंटरनेशनल इश्यूज की बड़ी जर्नलिस्ट हैं, उनका एक ट्वीट दिखाई दिया और वो कह रही हैं कि अगर हिंदुस्तान ने, भारत ने चाबहार प्रोजेक्ट से खुद को बाहर नहीं निकाला होता और जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर है, INSTC जिसको कहते हैं, जो बंदर अब्बास से चलना था, ट्रेन और सड़क के रास्ते डेवलप होने थे और इंडिया तक वो आता, अगर उस पर ढिलाई नहीं की होती, अमेरिका के कहने पर ईरान के साथ रिश्ते तर्क नहीं किए होते, अमेरिका के कहने पर चाबहार प्रोजेक्ट नहीं बंद किया होता और अगर ये INSTC जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर है इस पर काम ढीला नहीं किया होता, तो आज स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की हमको जरूरत ही नहीं पड़ती। अब मैं आपको दिखाता हूं क्या होता अगर ऐसा हुआ होता। तो नक्शा आप देख रहे हैं और नक्शे में आप ईरान का चाबहार पोर्ट देख पा रहे हैं। चाबहार पोर्ट से सीधे मुंबई आ सकते थे जहाज, कहीं जरूरत ही नहीं थी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की। आराम से वहां से जहाज चलते और मुंबई आते, ना उनको अमेरिका रोक पाता और ना ही स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के चलते कहीं कोई दिक्कत होती। लेकिन यह तब होता जब चाबहार प्रोजेक्ट से बाहर हम नहीं निकले होते।
लेकिन अमेरिका के दबाव में इंडिया चाबहार प्रोजेक्ट से बाहर निकल गया। नतीजा यह हुआ कि आज एक तरफ हमारी जहाजें स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में फंसी हुई हैं और दूसरी तरफ अमेरिका से हमें किसी तरह की कोई सहायता नहीं मिल रही। अमेरिका से दोस्ती करके भारत को क्या हासिल हुआ? और दोस्ती भी क्या, अमेरिका के सामने इस तरह से झुककर भारत को क्या हासिल हुआ? कुछ नहीं हासिल हुआ। टैरिफ हमारे ऊपर लगाए गए, लगातार ज्यादा टैरिफ लगाए गए। तेल हमें महंगा खरीदना पड़ रहा है। दसियों हजार करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद चाबहार प्रोजेक्ट से हम बाहर निकल आए। नहीं निकले होते तो आप देख सकते हैं चाबहार से सीधे तेल हमारे मुंबई के पोर्ट पर पहुंचता, हमें कोई दिक्कत नहीं होती। और आपने चाबहार प्रोजेक्ट से बाहर निकलने की बात की, उधर जो ग्वादर वाला प्रोजेक्ट है वो कितना इंपॉर्टेंट हो गया वो देखिए। चाबहार के बिल्कुल पास में ग्वादर प्रोजेक्ट है और ग्वादर प्रोजेक्ट पे पाकिस्तान और चाइना के साथ ईरान का समझौता है। और आप देख रहे हैं कि इस बीच जब सारा कुछ चल रहा है, पाकिस्तान ने 6 लैंड रूट्स एक्टिवेट कर दिए हैं। ग्वादर और कराची दोनों पोर्ट्स को ईरान से ट्रेड के लिए खोल दिया है। यानी ग्वादर पोर्ट से सामान आएगा कराची पोर्ट तक और कराची से सड़क के रास्ते पूरे पाकिस्तान में जा सकता है और सड़क के रास्ते चाइना तक जा सकता है और जाएगा। यानी पाकिस्तान के रास्ते चाइना को आराम से तेल मिलता रहेगा, पाकिस्तान को तेल मिलता रहेगा इन रास्तों से, लेकिन आपको तेल नहीं मिलेगा क्योंकि आपने चाबहार बंद करा दिया। पाकिस्तान चाइना के साथ भी अच्छा रिश्ता बना के रख रहा है, अमेरिका भी उसको नहीं रोक रहा है लैंड रूट खोलने के लिए, और आपने अमेरिका के दबाव में अपने सारे हाथ पांव कटवा लिए, जिसके चलते तेल आपके पास नहीं आ पा रहा है। खुद सोचिए कि आपने क्या किया है। अमेरिका के सामने इतना झुक के आपको हासिल क्या हुआ है? क्या अमेरिका आपको सस्ता तेल दे रहा है या अमेरिका किसी अल्टरनेट रूट से आपको सस्ता तेल दिलवा रहा है? रशिया से आपने तेल खरीदना बंद किया, दोबारा जब शुरू किया तो अब रशिया महंगा तेल दे रहा है। ईरान से आपको इजाजत मिली तेल खरीदने की, लेकिन बंद पड़ा हुआ है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, तो आपकी जहाजें आ नहीं सकती। सुहासिनी हैदर का ये जो ट्वीट है और सुहासिनी हैदर का जो लॉजिक है, इसको समझने की जरूरत है और हिंदुस्तानियों को अपनी सरकार से ये सवाल करने की जरूरत है कि इस तरह का कदम क्यों उठाया गया, अमेरिका के सामने इतना क्यों झुका गया। खत्म करने से पहले थोड़ी सी बात गजा की। तामिर पारदो जो है वो मोसाद के चीफ रहे हैं, एक्स मोसाद चीफ हैं तामिर पारदो, और तामिर पारदो गए हुए थे गजा वाले इलाके में, वेस्ट बैंक वाले इलाके में, और वेस्ट बैंक वाले इलाके में वहां के लोगों के साथ जो कुछ हो रहा है उसके बाद उन्होंने कहा, आई एम अशेम्ड टू बी अ ज्यूइश। यानी एक यहूदी होने पर मुझे शर्म है। मैंने नहीं सोचा था कि यहूदी इतना नीचे गिर सकते हैं और इस तरह से फलस्तीनियों को परेशान कर सकते हैं। और ये कहने वाले कोई अरब नहीं है, ये कहने वाले कोई इजराइल के मुखालिफ नहीं है, ये कहने वाले इजराइल की स्पाई एजेंसी मोसाद के एक्स चीफ हैं जिनका नाम है तामिर पारदो। यह सिर्फ एक बात इतना बताने के लिए काफी है कि गजा और वेस्ट बैंक में क्या चल रहा है। मैं लगातार ये बात कह रहा हूं कि ईरान पर बात करते हुए गजा और वेस्ट बैंक यानी कि फलस्तीन को भूल मत जाइए। मैंने एक अलग से वीडियो भी किया था जिसमें आपसे सवाल पूछा था कि क्या आप फलस्तीन को भूल गए। बहुत थोड़े से लोगों ने उस वीडियो को देखा था, लेकिन खैर इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता कितने लोग देखते हैं कितने लोग नहीं देखते हैं। मैं तो ये अपील करता रहूंगा कि ईरान के साथ साथ आप लगातार गजा और वेस्ट बैंक की आवाज भी उठाते रहिए, उनकी खबरों पर भी नजर बनाए रखिए, और जिस भी सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं उस सोशल मीडिया पर लगातार गजा और वेस्ट बैंक के बारे में भी सवाल पूछते रहिए। यही मेरी अपील है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।